हाय गाइस। तो आज हम लोग इस वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक है उसका पूरा वन शॉट देखेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, उनमें जो तुम्हारा डी सब शेल होती है ना, उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है इन्हीं को। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होते हैं। इसका मतलब जैसे तुम्हारा D10 होता है ना, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हो तुम, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। लेकिन इनमें क्या होता है ना, मेनली जैसे D1 होगा, D2 होगा, तो ये पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है ना, D5 होगा, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड D10 कन्फिग्रेशन होता है। D10 कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड है ना, तो इनको ट्रांजिशन क्यों बोलेंगे। जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। होते ये भी डी ब्लॉक में ही, ये भी क्या होते हैं तुम्हारे डी ब्लॉक के ही होते हैं। लेकिन तुमको याद रखना है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो कन्फिग्रेशन है वो D10 होता है। इसकी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। कई बार CBSE में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ये पढ़ लेना। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, कॉपर, Ag, Au तुम्हारे कोइग्निक मेटल्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा रीड कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। अपन लोगों को मेनली इस चैप्टर में 3D सीरीज़ को पढ़ना है। वही जो होता है ना, जो बीच वाला यहाँ पे ब्लॉक रहता है, थर्ड से जो 12th ग्रुप रहता है उसको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसमें पहली आती है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ठीक है। तो अपन को मेनली 3D सीरीज़ पढ़नी है, जो कि स्कैंडियम जिंक 21 से जिंक स्कैंडियम, ये सॉरी यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 21, और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30, यहाँ तक रहती है, ठीक है। तो अपन को मेनली यही पढ़नी है। ये एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली 3D वाली पढ़नी होती है। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, आप लोग इनको रीड मार लेना एक बार, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, मेनली अपन लोगों को भी इस चीज़ पर देखना है। देखो ये होती है तुम्हारी 3D सीरीज़, ठीक है। ये वैसे ना टॉप टू बॉटम नहीं है, ये ऐसे लेफ़्ट टू राइट लिखी होती है, लेकिन वो मैंने इसको लिख दी है याद करने के पर्पज़ से, ठीक है। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं तुम्हारे 3D वाले। इनके एटॉमिक नंबर है, ये मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी है, इसको याद कर लेना। कन्फिग्रेशन का देखो मैं बताऊँ तो आप चाहो तो इस कन्फिग्रेशन को ऐसा अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम का 21 होता है तो अपन डायरेक्ट पूरा कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, नहीं तो उसके जो पहले वाली एक जो नोबल गैस होती है आर्गन 18, उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो इन कन्फिग्रेशन को डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम कन्फिग्रेशन को बार बार बना बना के लिखोगे, सोचोगे किसके आगे क्या था। डायरेक्ट बस इतने के कन्फिग्रेशन याद कर लो, 3D वाले के काम हो जाएगा, 99.9% काम इन्हीं से चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। ये जो क्रोमियम और जो कॉपर होते हैं ना, इनके एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होते हैं, इनको मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या होता है ना, क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन है वो एक्सपेक्टेड जो है वो ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कन्फिग्रेशन देखोगे तो यही होता है 3D5 4s1। ये 5 इलेक्ट्रॉन 3D में भर दिए और S में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो एक्सपेक्टेड है होना ये चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में अभी अपन जो कन्फिग्रेशन देखते हैं वो ये होता है, तो इसको एक बार देख लेना। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, पैरामैग्नेटिक कब किसी एलिमेंट को जब बोलते हैं तब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और डायामैग्नेटिक तब बोलते हैं जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा तुम उस एलिमेंट को क्या कहोगे कि उसमें अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बेस करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल्स टू रूट में n+2, ये Bm बोहर मैग्नेटम इसकी यूनिट है, n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो निकल रहे हैं तो तुम्हारी म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1 निकल रहे हैं तो 1.73, 2 निकल रहा है तो 2.84, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव होता है उसका कन्फिग्रेशन 3D है, 3D3 है, ठीक है।
जैसे इसमें देखेंगे क्रोमियम का कन्फिग्रेशन, जो नॉर्मल क्रोमियम होता है उसका कन्फिग्रेशन जो होता है वो 3d5 4s1 होता है, ठीक है। 3d5 4s1 होता है तुम्हारा नॉर्मल कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर इसमें क्या है, 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो ये 3d3 बचेगा। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का जो कन्फिग्रेशन है वो 3d3 आ जाएगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें देखेंगे तो डी में इनमें भरो, डी में क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। डी में तो 1 2 3, ठीक है। 2 ऑर्बिटल तो खाली ही हैं, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। इस टाइप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो 3 आ गए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू डायरेक्ट 3.87 लिख सकते हो, एमसीक्यूज में आ जाए तो डायरेक्ट ये वाली ट्रिक अपना लेना। और अगर थोड़ा थ्योरी में आता है तो पूरा सॉल्व करके बता देना। दूसरी चीज़ देखो क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। मतलब क्या होता है ना, जैसे जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में फंस जाते हैं। ये है मेरा पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके बीच बीच में यार कार्बन आ गए, हाइड्रोजन आ गए, तो क्या बन जाते हैं ना, इंटरस्टिशियल स्पेस बन जाते हैं। जैसे ये देखो टाइटेनियम में ट्रांजिशन एलिमेंट है, अब यहाँ पे कार्बन आ गया, तो इस टाइप से कई सारे कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। और भाई अब मेरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट था उसके अंदर ये हाइड्रोजन छोटा सा घुस गया, कार्बन घुस गया, बोरोन घुस गया, नाइट्रोन घुस गया। ऐसी छोटे छोटे स्पेस में ना ये घुस जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये पूरा, इसके अंदर ये कार्बन घुस गया, नाइट्रोजन घुस गया, तो क्या बना लेते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब क्या होगा, अब इनने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लिए तो इनकी ना कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या चेंज हो जाएगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको, दे आर मोर केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। और पहले से देखोगे तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो प्योर वाले हैं उसके कंपैरिजन में वो हार्डर होते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में कुछ तुम बोरोइड्स, कार्बाइड्स लिख सकते हो। जैसे टंगस्टन कार्बाइड इज ए हार्ड, वो डायमंड की तरह हार्ड होता है और वो कंडक्टिविटी रिटेन कर लेते हैं एज एन प्योर मेटल। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको एक बार रीड मार लेना, ये कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, आप इसको रीड मार सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउ फॉर्मेशन वाला, ठीक है। अलाउस क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है ना, उन्हीं को अलाउ बोलते हैं। कई सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो अलाउ की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कई सारे नॉन मेटल्स भी मिल सकते हैं तो अभी अलाउ बन जाता है। एग्जाम्पल है ब्रास है, जैसे अलाउ कॉपर और जिंक का, ब्रोंज इसका अलाउ है, ठीक है। जर्मन सिल्वर तुम्हारा अलाउ है, कॉपर, जिंक और एनएफ का। तो इनको याद रखने हैं कि अलाउ फॉर्मेशन इस टाइप से होते हैं। और अलाउ फॉर्मेशन होती क्यों है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे, वो ऑलमोस्ट उनका जो साइज़ होता है ना वो सिमिलर होता है। मतलब तुम्हारा स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया, इन सबके जो साइज़ होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। और सिमिलर साइज़ की वजह से इनके एटम क्या होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर सकता है। तो बस यही रिप्लेसेबल प्रॉपर्टी की वजह से अलाउ को जल्दी फॉर्मेट कर लेते हैं। अलाउ क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, ठीक है। और लेकिन इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। हैव लेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ब्रास एंड ब्रोंज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ अलाउ की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, उनका एटॉमिक रेडियाई याद करना है। इसको डायरेक्ट याद करो, बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जो होता है 3D सीरीज का सिर्फ देखना है, क्योंकि मेनली यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई होगा वो डिक्रीज होगा। पहली बार में क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तुम स्कैंडियम से, ठीक है, देखो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ। स्कैंडियम से, टाइटेनियम से वेनेडियम जाओगे, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा तुम्हारा, पहली बार में कम होगा, ठीक है। पहले एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कम होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और एंड में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। तो याद रखना, एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर एंड में इंक्रीज हो जाएगा। इतना याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई था वो डिक्रीज हुआ था शुरुआत में। तो शुरुआत में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों हुआ था, उसका रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और
मिडिल के बाद जब तुम्हारी पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई थी डी इलेक्ट्रॉन की, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया था, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो नेट इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो स्मॉल हो गया, तो जो तुम्हारा साइज है वो कांस्टेंट हो गया। और एंड ऑफ द सीरीज में देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। ये 11th में यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे आप लोग इसको अच्छे से और समझ सकते हो। अब ये वन शॉट है तो मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जरा गौर करना कि जब तुम 3D से 4D में जाते हो ना, 3D से किस में जा रहे हो, 4D में जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है ना वो इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। लेकिन जब तुम 4D से 5D में जाओगे ना, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि 5D में और 6D में कौन होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रख दिया गया है, लेकिन होते तो वो वहीं के हैं ना। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 5D है उसका एटॉमिक रेडियाई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 3D से 4D तक एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। 5D का एटॉमिक रेडियाई सेम होगा 4D के, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर लैंथेनॉइड प्रेजेंट होते हैं। और 6D में देखोगे तो एक्टिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर आयोनिक रेडियाई अलग चीज़ है, एटॉमिक रेडियाई अलग चीज़ है। आयोनिक रेडियाई में देखोगे तो जैसे तुम जिंक का क्या है, वो स्कैंडियम का क्या है, 21 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब जैसे ही तुम स्कैंडियम से जिंक पे जाओगे तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जहाँ जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तुम स्कैंडियम से जिंक पे आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, इसमें जैसे ही तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, जो आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये स्कैंडियम है, यहाँ से चलते हैं तुम्हारे वो जिंक पे, तो यहाँ पर तुम्हारा एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा स्कैंडियम से जिंक तक, लेकिन जो तुम्हारा आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीज़न भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसके रीज़न में भी यही तुम डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो कि होता है मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मैक्सिमम इसमें हर चीज़ में ना तुम ये आंसर में लिख सकते हो कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो ये दो मेन रीज़न तुम लिख सकते हो, कोई भी अगर तुम्हें डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा याद नहीं हो रही है, जैसे एटॉमिक रेडियाई है, आयोनिक रेडियाई है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर सकते हो तुम मेटेलिक कैरेक्टर में, कि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से इनका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा रहता है। देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं जिनकी मलिएबिलिटी अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, हार्डनेस अच्छी होती है, ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से वो एक अच्छे मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको भी बताया था ना कि जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको नहीं कहते, क्योंकि इनके पास तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो भले ये डी ब्लॉक के हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भाई तुम्हारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होती है, दे बिकम सॉफ्टर बिकॉज इन मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन दैम डिक्रीजेज। इनके पास मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों होती है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इनके पास 3D10 कन्फिग्रेशन है ना, उसमें तो फुली फिल्ड सब शेल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो मरकरी क्या होता है, तुम्हारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है। और मरकरी में मैंने भी बताया ना कि 3D10 होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो मेटेलिक जो बॉन्ड है वो क्या हो जाती है, तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मरकरी क्या रहता है ना, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखोगे तो क्रोमियम, MOW, और इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और इन्हीं में से अगर तुम देखोगे ना, ये दिखा है देखो W, इन्हीं इन इन तीनों में से भी जो टंगस्टन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होता है, ठीक है, बल्ब वगैरह में यूज़ करते हैं, 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब होता है द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड मेटल इनटू इट्स गैसियस एटम। मतलब कोई 1 मोल सॉलिड का मेटल है, उसको अगर तुम किस में चेंज कर दोगे, सॉलिड को गैसियस एटम में चेंज कर दोगे, उसी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं मेनली उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि भाई वो उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अच्छे से क्या कर लेते हैं, तुम्हारे मेटेलिक बॉन्ड्स बना लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है ना सीरीज में, सबसे पहले वो इंक्रीज होती है मिडल तक, उसके बाद वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका रीज़न भी यही है, तुम एक चीज़ देखो ना, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि
क्रोमियम तक जाओगे ना तो वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, नीचे जा रहे हो, जिंक की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी नीचे जाके डिक्रीज हो जाती है। मैंगनीज जो होता है ना, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी डिप आता है, ठीक है, वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड D5 स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, उसका रीज़न ये है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में याद रखना है, पहले वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बाद में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ होने लगते हैं, ठीक है। मेनली हर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेनली उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लिख के आ ही जाना। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के ज़रूर आना है। अब यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना है, इसमें भी यही रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसी वजह से होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं। शुरुआत में जो तुम्हारा यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि शुरुआत में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाद में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नी जो तुम्हारा मैंगनीज और टेक्नीटियम होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके पहले वाले एलिमेंट से कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वही इसका रीज़न है क्योंकि इनके पास स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि वीकन्स कर देता है एटम एटम अट्रैक्शन को, मेकिंग देयर मेटालिक बॉन्ड ईजियर टू ब्रेक, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ता है फिर घटता है, रीज़न है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इसमें एक्सेप्शन याद रखना, मैंगनीज और टेक्नीटियम वाला ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और उसका रीज़न भी याद करके जाना है। देखो अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग करते हैं ना जब इसमें जो NS इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे N-1D दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जब तुम्हारी जो D ब्लॉक होते हैं ना उसमें एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग होती है उसमें NS इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। भी अपन ने देखा था ना कि ऐसे हो रहा था 3D4 4s स्क्वायर, तो इसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना D ब्लॉक के एलिमेंट्स में, तो इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जो एनर्जी होती है NS की और N-1D की वो मेनली बिल्कुल सिमिलर सेम ही होती है, इसी की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो एग्जाम में इसका रीज़न पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं, तो रीज़न लिखना है क्योंकि इसमें NS और N-1D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और उन दोनों के बीच में जो एनर्जी होती है ना NS और N-1 के बीच में, N-1D के बीच में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, सेम ही होती है, कम ही होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट 3D वाले वो +2 है, स्कैंडियम ओनली ट्रांजिशन मेटल, और जिंक जो कि तुम्हारा डजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम और जिंक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। मैंगनीज का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे 2024 CBSE क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो मैंगनीज दिखाता है +7 तक, ठीक है। और वो RU और जो ऑस्मियम होते हैं तुम्हारे ये +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है, याद रख लेना ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसके क्या हैं। मैंगनीज के तो मेनली याद रखना क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे, ठीक है। देखो जो तुम्हारा कॉपर होता है ना, तो कॉपर का मेनली कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3D10 4s1 होता है। तो इसी की वजह से जो कॉपर होता है वो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली दिखाता है, ठीक है, मैक्सिमम यही दिखाता है +1 वाली, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, इसका 4s ये 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये यहाँ पर 3D10 कन्फिग्रेशन करके स्टेबल हो जाएगा। तो कॉपर मेनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हारा दिखाता ही दिखाता है। देखो ये लिखा है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि भाई वो कॉपर अगर अकेला है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 है, लेकिन अगर कॉपर +1 हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यही होती है ना, कॉपर +1 कॉपर +2 जिंक +1, ये +1 +2 -2 -3 ये ऊपर लिखे रहते हैं, इनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से ये दिखाता है। उसके बाद ये टाइटेनियम में देखोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, दैन इट्स +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज़ आर्गन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। टाइटेनियम का थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन 3D2 4s स्क्वायर होता है
और टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दिखाएगा, मान लो टाइटेनियम तुम्हारा +4 में दिखा रहा है, तो 3D 0 4s 0 हो जाएंगे। फिर इसके आगे अपन वो नहीं लगाते थे, आर्गन 18 लिखते थे इसके आगे, तो इसके पास स्टेबली यही बच जाएगा ना, इट हैज़ आर्गन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो +4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ना +2 में स्टेबल होगा ज़्यादा, ना +3 में स्टेबल होगा, +4 में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बस तब आर्गन 18 बचेंगे, ये पूरे हट जाएंगे। ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं ना, उनमें इनके कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, बल्कि अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि MnO आयोनिक होता है, वाइल Mn2O7 कोवैलेंट होता है। ठीक है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ट्रांजिशन मेटल्स की, वो उनके ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स दिखाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देखो, जो ऑक्सीजन होता है ना, उसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाने की, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर देन फ्लोरीन। इसका रीज़न ये है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है ना, वो पाई बॉन्ड बनाता है, बल्कि जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि जो कॉपर होता है ना, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो जाता है। लेकिन फिर भी कॉपर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, तुम्हारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन, और इसका रीज़न तुम्हें सिंपली ये लिखना है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका रीज़न होता है। और जो कॉपर होता है वो डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन में चला जाता है 2Cu+ से, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर